नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने आ पाया हूँ। पहली बात तो सभी को गांधी जयंती की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर है और मैं 2 अक्टूबर के कई कार्यक्रमों में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मुझे चरखा चलाने और काटने का शौक़ है। बहुत पुराना शौक़ है, जब मैं पढ़ता था तब से। और जहाँ जहाँ मैं पोस्टेड रहा हूँ, आप मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं कि मैं 2 अक्टूबर को उस ज़िले के गांधी आश्रम में जाकर थोड़ी देर तन्मयता से चरखा चलाता हूँ। ये मेरी बापू के लिए, महात्मा गांधी के लिए, राष्ट्रपिता के लिए श्रद्धांजलि होती है। उनके प्रति मेरा सम्मान होता है। आज भी मैंने बाराबंकी के गांधी आश्रम में चरखा चलाया, क्योंकि वहाँ श्री राजना शर्मा जो बाराबंकी के सबसे बड़े गांधीवादी व्यक्ति हैं, वो बुलाते हैं हर साल। और ये तीसरा साल था जब मैं वहाँ गया था चरखा चलाने के लिए। आज अभी उस चरखे का जो वीडियो था वो मैं उनसे मांग नहीं पाया। मैं आपको कल तक जरूर उपलब्ध करा दूंगा। इस बीच में आ नहीं पाया। पहले तो मैं भोपाल में था लंबे समय तक। भोपाल में जो बुक साइनिंग का इवेंट हुआ था, जो हमारे पब्लिशर ने, जो हमारे प्रकाशक ने कराया था, उससे मैंने आप लोगों को रूबरू कराया था। लौट कर आया तो हमारे सहयोगी जयप्रकाश की तबीयत नासाज हो गई, जो इस बीच में वायरल फीवर चल रहे हैं। और उसके बाद कल से मेरी भी तबीयत नासाज है। मौसम का असर है कह लें, या जो भी कह लें, वही वायरल फीवर। आवाज़ में भी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन लंबे समय तक रिपीटेड एपिसोड देने से हमारे सुधी श्रोताओं ने बड़ी तल्ख टिप्पणी भी की है। एक ने, आप कल या परसों की टिप्पणी में देखिएगा, एक हमारे सुधी श्रोता ने, पुराने सदस्य हैं, उन्होंने कहा, साहब आपने तो ये कहा था कि दुनिया जब तक है तब तक अपराध रहेगा, और जब अपराध रहेगा तो किस्सा गोई भी होगी। तो क्या हुआ, क्या अपराध खत्म हो गए? तो प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ। मेरी भी रिश्तेदारियाँ हैं, भाई हैं, बहनें हैं। तमाम जगह तमाम फंक्शन में जाना होता है। शरीर है, कभी कभी शरीर ये गवाही नहीं देता कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो पाऊँ। ये सब जो दिक्कतें हैं, ये सब जो सबके साथ होती हैं, वो मेरे साथ भी हैं। इसलिए कभी कभार, अभी एक शादी में मुझे लंबे समय तक दिसंबर में अनुपस्थित रहना होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को पहले से रख दूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब बहुत मजबूरी होती है, रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता हूँ, तभी रिपीटेड एपिसोड्स आपके लिए मैं भेजता हूँ। उन लोगों के लिए खासकर ये पुराने एपिसोड इसलिए भेजता हूँ कि जो लोग नए जुड़े हैं वो ये देख लें कि ये पहले के एपिसोड्स कैसे थे, पहले का क्राइम कैसा था, पहले के गैंग्स कैसे थे, पहले के ट्रायल कैसे थे, पहले ऑर्गेनाइज क्राइम से जूझने के लिए क्या क्या संसाधन थे, और अब क्या क्या संसाधन हैं। दूसरी बात, 30 को जो हमारा बुक साइनिंग का इवेंट हुआ लुलु मॉल लखनऊ में, क्रॉसवर्ड बुक स्टोर ने कंडक्ट कराया था हमारे पब्लिशर यानी सृष्टि पब्लिकेशन के सौजन्य से। वो बहुत अच्छा था। बहुत दूर दूर से हमारे किस्सा गोई के सुधी श्रोता आए। मैंने सभी फोटोग्राफ्स आपको उपलब्ध करा दी थी, लेकिन एक बहुत ऐसे हमारे सुधी श्रोता आए कि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। जब हम वहाँ 6 बजे से थोड़ा पहले, 5 मिनट पहले पहुँचे, तो क्रॉसवर्ड के जो वहाँ उस यूनिट के बुक स्टोर के जो इंचार्ज थे, उन्होंने कहा, साहब एक सज्जन दिन के 3 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा, उन्हें बुला लें आप। वो बाहर ही खड़े हुए थे। मैंने देखा वो काला चश्मा लगाए हुए थे और दृष्टि बाधित थे। मैंने पूछा, कैसे आना हुआ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कहा, साहब मेरा नाम रिजवान है, मैं बाराबंकी के रामनगर कस्बे का रहने वाला हूँ। मैं जन्म से दृष्टिबाधित नहीं हूँ। ये मेरा एक्सीडेंट आज से कोई 20 साल पहले हुआ था, जिसमें मेरी दोनों आँखों की रोशनी चली गई।
मैं सुनने का मुझे बहुत शौक़ है। मैं क्राइम से संबंधित स्टोरीज़ सुनता हूँ और एक जगह आपका नाम आया और एक एपिसोड आया, मुझे किसी ने बताया और तब से मैंने आपके एपिसोड्स देखने की शुरुआत की। पिछले बहुत से एपिसोड्स देखने की उत्कंठा हुई। वहाँ बाराबंकी में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ मैं इसको रेगुलरली देखने में मुझे दिक्कत हो रही थी। मुझे तमाम काम, परिवार के लोग, तो मैं वहाँ से लखनऊ चला आया। मेरी सगी बहन यहाँ एक किराए के मकान पे रहती है। मैं करीब 2.5-3 महीने यहाँ उसके मकान पे रह के सिर्फ़ और सिर्फ किस्सा गोई के पुराने एपिसोड सुनने के लिए आया था और 2-2.5 महीने में मैंने आपके सारे पुराने एपिसोड्स सुन लिए। गला रूंधाया उस अपने किस्सा गोई परिवार के उस सदस्य को देखकर। मैं उनकी फ़ोटो शेयर करूँगा और वो चूँकि बहुत ऊंची आवाज़ में ये बात कर रहे थे, तो वहाँ आसपास एक तो इवेंट से संबंधित लोग थे, हमारे किस्सा गोई परिवार के बहुत ढेर सारे लोग थे और पब्लिक भी आ गई उनकी बात को सुनने के लिए कि एक शख्स ऐसा भी है जो सिर्फ पुराने एपिसोड्स को सुनने के लिए उन्होंने यहाँ लखनऊ में आके 2.5-3 महीने व्यतीत किए। उन्होंने ये कहा था कि साहब आप मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा अगली बार। मैं कभी कभी टिप्पणी करता हूँ लेकिन उससे ये समझ में नहीं आता, या मैंने कभी ये नहीं बताया कि मैं दृष्टि बाधित हूँ, बिल्कुल नहीं देख सकते, कतई देखने की क्षमता उनकी समाप्त हो गई है दोनों आँखों की। लेकिन धन्य है ये किस्सा गोई परिवार, धन्य है आपकी किस्सा गोई कि ऐसे लोग भी, और वो पूरे कार्यक्रम में रहे, लिपट गए। जयप्रकाश जी से मिलने की इच्छा की। मेरे एपिसोड्स के बहुत छोटी छोटी माइनर डिटेल्स भी बताई उन्होंने, कोसोवो के बारे में, मेरे पहले एनकाउंटर के बारे में, सब एक एक करके उन्हें एपिसोड वाइज सब चीज़ें याद हैं। जिस किसी को रिजवान साहब का नंबर चाहिए मुझे मेल करिएगा, मैं उनका नंबर दूंगा, आप भी उनसे बात करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे और आप भी ये देखेंगे कि वो आदमी कितना इस परिवार में कितना कमिटेड है। उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि सर आप रिपीटेड एपिसोड्स मत सुनाया करिए क्योंकि मेरे सुने हुए हैं और बिना आपके एपिसोड सुने हुए मुझे नींद नहीं आती है। तो जिस किसी को श्री रिजवान से बात करनी हो आप मेल करिएगा, मैं उनका नंबर आपको दूंगा और आप उनसे बात करके उनकी ज़रूर हौसला अफजाई करिए। अपने परिवार के बहुत ही जिसको कहते हैं कमिटेड सदस्य हैं। लोग रायबरेली से आए, लोग हरदोई से आए, सीतापुर से आए, कोई 3 बजे पहुंच गया, कोई 4 बजे पहुंच गया, घूमता रहा मॉल में और 6 बजे वो आकर उसने मुलाकात की। बहुत अच्छा लगा। दूसरा, वहीं पर क्रॉसवर्ड स्टोर में अपनी किताब की रैंकिंग देखी और ये भी देखा कि रिव्यूज़ लोगों ने नहीं लिखे। अब तो काफ़ी दिन हो गए, इतना दिन हमारे ख्याल से पर्याप्त है, आपने पढ़ लिया होगा। अगर पढ़ लिया है तो कृपा करके हमारे जो किस्सा गोई परिवार के सुधी श्रोता हैं तो रिव्यूज़ ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि उनका ये कहना था और मैं बता भी चुका हूँ, बहुत लोगों को मेल से बता चुका हूँ, बहुत लोगों को मैसेज से बता चुका हूँ कि अमेज़न पर रिव्यू मैटर करता है। उनका ये कहना है कि साहब आप देखिए हमारी किताबों में 2-2 हज़ार रिव्यू हैं, 1,500 हज़ार रिव्यू हैं, तो कृपा करके जिसने पढ़ ली है 2 लाइन ही सही, लेकिन आपकी जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर लिख दें। बहुत से, मैंने आपको बताया था कि 100 से ऊपर उन लोगों की संख्या हो गई है जिनको ये किताब मिल गई है, जिन्होंने फ़ोटोग्राफ के साथ, किताब के साथ मुझे मेल किया है या मैसेज किया है। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा, परिवार के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते आप पढ़ने के बाद उसका रिव्यू ज़रूर डाल दें। जो भी आपको लगा हो, अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो, लेकिन रिव्यू डाल देंगे तो फिर उसी आधार पर अमेज़न उसको आगे उसके प्रसार, प्रचार और इन सब के बारे में देखेगा। अभी दुनिया तो प्रचार प्रसार की है। मैंने इस सिलसिले में देखिए, मैंने कोई भी अपना इवेंट नहीं किया। जो लोग कहते हैं कि आपकी पुस्तक का विमोचन होना चाहिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने और राकेश जी ने ये तय किया कि हम कोई विमोचन जैसी
कोई प्रोग्राम कोई नहीं करेंगे। मैंने कहा इतना बड़ा हमारा किस्सा गोई परिवार है, राकेश जी के भी इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं आईआईएमसी में कि उन्होंने कहा साहब हम अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, वो लेंगे तो अच्छा, नहीं लेंगे तो अच्छा, क्योंकि वो पत्रकारिता में आईआईएमसी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन देश का बड़ा जिम्मेदार और बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, या ये कह लें कि जहाँ पढ़ाई होती है मास कम्युनिकेशन की। तो एक बार फिर से सुधी श्रोताओं का ढेर सारा आभार कि आपने ये किताब ली, किंडल एडिशन लिया। विदेशों से बहुत से लोगों ने बताया कि उन्होंने लिया, उन्होंने पढ़ा। बस एक और रिक्वेस्ट कि आप इसका रिव्यू जरूर लिख दें, थोड़ा वक्त निकाल लें, 5 मिनट का समय लगेगा। रिव्यू अमेज़न पे ही आप लिख सकते हैं, उसी में ये सुविधा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हिंदी में जो अकेले खुद लिखी है किताब इसी विषय पे, वो भी अगले 15-20 दिन में ज़रूर आ जाएगी। राजकमल प्रकाशन से है और आज ही उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि वो फाइनल स्टेज में है, 15 दिन में वो उस बुक को लॉन्च करेंगे। अब आते हैं आज जो वाक़या है इस पर। देखिए, आज का वाक़या हमारे ही प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश है, जिला है बांदा, बुंदेलखंड का बहुत बड़ा जिला, और चित्रकूट भी इसी से काट छांट के बनाया गया है। तो बहरहाल बांदा जिले के मटौंद थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सीमा के गांव में 28 सितंबर 2023 को एक महिला की लाश मिली जंगल में, झाड़ियों में। लाश का सिर कटा हुआ था, सिर कुछ दूर पर पड़ा मिला। महिला का बाएं हाथ का एक अंगूठा और एक उंगली भी गायब थी, जो थोड़ी दूर पर मिली। गांव के चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी कि साहब एक इस तरह से लाश मिली है, सरकटी लाश एक जगह है, सिर करीब 500 मीटर दूरी पर है, एक अंगूठा और एक उंगली उससे भी थोड़ा दूरी पर है। खैर पुलिस आई, मटौंद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उसने जो प्राइमरी चीज़ करती है पुलिस, शव के अलग अलग हिस्सों को इकट्ठा किया, उनका पंचनामा किया। पंचनामा करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब इसकी पहचान का संकट खड़ा हुआ, वहाँ कोई पहचानने को तैयार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे पता करते करते ये पता हुआ कि ये महिला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गौरिहार क्षेत्र की रहने वाली है। उसके घर पहुंचे लोग, वहाँ ये पता लगा कि इस महिला ने 2 शादियाँ की हैं। पहली शादी जो उसने की थी उसको छोड़कर वर्तमान में उसने दूसरी शादी की है मटौंद थाना क्षेत्र के राम कुमार अहीरवार से। वह उन्हीं के साथ यानी अपने दूसरे पति के साथ मटौंद थाना क्षेत्र में ही रहती है। घटना के बाद पुलिस राम कुमार के गांव पहुंची। घटना पर जब ग्रामीणों से बातचीत शुरू हुई तो मामला कुछ पेचीदा, कुछ फंसा हुआ सा, कुछ उलझा हुआ सा और कुछ संदिग्ध सा पुलिस को लगा। इसके बाद पुलिस ने राजकुमार से और उसके 2 जवान बेटों से बातचीत की। तीनों के बयान मैच नहीं कर रहे थे। पुलिस का जो शक था, पुलिस को जो डाउट था, वो और ज़्यादा हो गया। फिर पुलिस ने सख्ती से उनसे बातचीत की, वही जो पुलिस को करना चाहिए था, वही रंगारंग कार्यक्रम, वही श्रेणीबद्ध पूछताछ। राम कुमार से ही नहीं, राम कुमार के दोनों बेटों से भी इसी तरह की पूछताछ। करीब 4-5 घंटे तक पुलिस ने प्रयास किया। जब कुछ नहीं मिला तो फिर वही किया जो करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद तीनों ने अपनी बात बता दी। तीनों की बात एकदम सटीक बैठ रही थी। तीनों के बयान में कोई अंतर नहीं था घटना को लेकर। पति यानी राम कुमार ने पुलिस को बताया कि साहब मेरी उम्र
करीब 45 साल है। मेरी पहली शादी आज से करीब 23 साल पहले हुई थी। मेरी पत्नी से मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा सूरज प्रकाश, जिसकी उम्र कोई 21 साल होगी। दूसरा बेटा ब्रिजेश, जिसकी उम्र 19 साल है। हम सब हंसी खुशी रहते थे। मैं किसानी और शहर के कुछ काम से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा था। धीरे धीरे मेरे बेटे बड़े हो गए, वो भी कुछ काम धाम करने लगे, तो पूरा परिवार, मतलब जिसे कहते हैं कि हर तरह से सेचुरेट हो गया। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती थी। हमारा परिवार सफिशिएंट था। दोनों बच्चे भी कुछ न कुछ कमा के ले आते थे, मैं भी कमा के ले आता था, तो घर का कामकाज अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन 5 साल पहले मेरी पहली पत्नी की, जिनसे ये दोनों बच्चे थे, उनकी मौत हो गई। और पत्नी की मौत के बाद ही घर धीरे धीरे बिखरने लगा। घर के काम को लेकर बेटे आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जैसे आटा कौन ले आएगा, सब्जी कौन ले आएगा, मसाले कौन ले आएगा, घर का जो खेती किसानी का सामान है वो कौन बेचने जाएगा। दोनों बच्चों में इस चीज़ को लेकर विवाद होने लगा। खाना कौन बनाएगा, किसी दिन छोटे वाले का नंबर, किसी दिन बड़े वाले का नंबर। अपने दोनों लोगों के लिए और अपने पिता के लिए खाना वही लोग बनाते थे। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। राम कुमार ने ये बताया कि साहब, जब मैंने देखा कि ये रोज़ रोज़ का झगड़ा केवल घर के काम को लेकर, कि मैं आज तो बीमार हूँ, आज खाना बड़ा वाला बनाए। फिर उसने कहा मैं आज काम से जा रहा हूँ शहर, खाना जो है वो छोटा वाला बनाए। दोनों बाहर जा रहे हैं तो पिता से कहा अब आप बनाइए। तो इस तरह के झगड़े से वो उकता गया जब, तो उसने कहा कि हमने फैसला लिया कि हमें एक शादी और करनी चाहिए। मुझे शादी करके पत्नी को यहाँ बुलाना चाहिए, ताकि ये खाने पीने का सिलसिला जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है ये सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसने इसकी तलाश शुरू की। ऐसा बयान उसने पुलिस को दिया। लेकिन बाद में ये पता लगा कि एक महिला से इसके पुराने कुछ संबंध निकले। कम उम्र की थी वो, करीब करीब 25 साल की। नाम उसका सरिता, बदला हुआ नाम है। उससे उन्होंने शादी कर ली और अपनी शादी की बात अपने दोनों बेटों से नहीं बताई। राम कुमार फिर आगे बताते हैं कि जब मैं सरिता को शादी करके घर ले आया तो 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इसके बाद मेरे बेटे मुझसे झगड़ने लगे। उनका कहना था कि शादी की उम्र तो हम लोगों की है, हमारी शादी करने की आपको फिक्र नहीं है, आप अपने लिए एक पत्नी ले आए। बात उनकी ठीक भी थी और वो बार बार इसी बात से लेके जब झगड़ा करते थे तो राम कुमार ने कहा कि मैं ये समझाता था कि देखो, तुम लोगों को खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी, आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो ये मैंने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए ये शादी की है और ये आई हैं। और इसी बीच वो महिला भी बच्चों को शांत कराती दोनों को, और ये भी कहती थी कि हम जाने दो इनको, हम तुम्हारी शादी बहुत जल्दी करा देंगे। ये बात फिर बात समझाने बुझाने से चल जाती थी और फिर जैसे घर का कामकाज था वो चलने लगा। राम कुमार ने आगे बताया कि शादी के 2 साल बाद सरिता के रुख में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। मैं उसका कारण नहीं समझ पा रहा था। कुछ महीने पहले ही मुझे किसी ने ये बताया था कि मेरी पहली पत्नी के बड़े बेटे से हमारी इस पत्नी के कुछ संबंध बन गए हैं। मैं बहुत ही कड़ी निगाह से ये बात जो उसके संज्ञान में लाई गई थी उस पर नज़र रखने लगा, और करीब करीब 2 महीने बाद ये बात बिल्कुल पुख्ता हो गई कि मेरी पत्नी से, मेरी पहली पत्नी का बड़ा बेटा, उससे उसके संबंध हो गए। एक दिन जब घर में दोनों बेटे हमारे
और वो पत्नी मौजूद थी। मैंने ये कहा कि भाई इस घर में ये नहीं चलेगा, हम कहाँ मुंह दिखाएंगे। बड़े बेटे से उसने कहा कि अगर सूरज प्रकाश से कहा कि अगर तुम अपनी माँ से ही संबंध रख रहे हो तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा। इस बात को लेकर बाप बेटे में बहुत झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना हुआ कि आसपास के लोग भी आ गए। आसपास के लोगों को भी पता लग गया कि राम कुमार के बड़े बेटे की अपनी सौतेली माँ से संबंध हो गए हैं, जिसका विरोध राम कुमार कर रहा है। फिर जब दोनों इकट्ठा हुए तो फिर सरिता ने एक दिन फिर सबके सामने राम कुमार से ये कहा कि अगर जो मैं कर रही हूँ उसका तुमने जरा सा भी विरोध किया या किसी से कहा तो मैं गैंग रेप में तुमको जेल भिजवा दूंगी कि तुमने और तुम्हारे दोनों बेटों ने मेरे साथ गैंग रेप किया है। इतना सुनते ही सबको जैसे सांप सूंघ गया। एक भी शब्द न तो उसके दोनों बेटे बोले और न ही राम कुमार खुद बोला उसकी ये बात सुनकर। इसी बीच में राम कुमार ने बयान में आगे बताया कि जब लड़के को ये पता लग गया कि बाप को ये पता हो गया कि मेरी सौतेली माँ से संबंध हो गए हैं तो इधर उधर रहने लगा। कभी कहीं चला जाता था, कभी कोशिश करता था कि घर में न रहना पड़े। और इसी दौरान सरिता ने मेरे छोटे बेटे के ऊपर डोरे डालने शुरू किए। छोटे बेटे से भी संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती करने लगी। छोटा बेटा एक दिन रोते हुए आया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मैं अगर विरोध करूँगा तो ये सबको गैंग रेप में फंसा देगी, हम लोग जेल चले जाएंगे। आजकल रेप के मामलों में कहीं कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। फिर 4 दिन पहले यानी 21 सितंबर को इन तीनों ने घर से बाहर एक बगीचे में बैठ के ये तय किया कि अब इसको मार देना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं मारेंगे तो बदनामी तो जो होनी थी वो हो गई, हम लोगों को सबको ये जेल भिजवा देगी। ये अपनी उंगलियों पे सबको नचा रही है पिछले 4 महीने से। बहरहाल उन्होंने और राम कुमार ने आगे बताया कि छोटे बेटे की उम्र 19 साल है और उसकी 25-26 साल है, जिसको शादी करके ले आया था सरिता की। लेकिन वो इतना डर गया कि उसने कहा कि अब हम ज़रूर गैंग रेप में फंसाए जाएंगे। बहरहाल 21 तारीख को इन लोगों ने तय किया और 25 सितंबर को उसे पिकअप में बैठाकर घुमाने के लिए ले चले, किसी मेले का जिक्र करके कि चलो। उसके बाद जब ये साथ में एक उनका भतीजा उदयभान भी हो लिया, यानी 2 लड़के, एक भतीजा और एक राम कुमार, 4 लोग ये हो गए और उसकी दूसरी पत्नी यानी सरिता। जब ये लोग सिमरहा गांव की सीमा पर पहुँचे, मध्य प्रदेश की सीमा का गांव है, तो गाड़ी को अचानक बंद कर दिया और बताया गाड़ी में कोई समस्या आ गई है। बोनट खोला, बोनट में अपना कुछ इधर उधर का काम करने लगा। थोड़ी देर में सरिता भी नीचे आ गई। जैसे ही वो नीचे उतरी उसका गला घोंट दिया चारों ने मिलकर। उसके बाद कुल्हाड़ी से उसका गला या सिर धड़ से अलग कर दिया कि किसी भी हालत में ये पुलिस को जिंदा न मिले, नहीं तो फिर ये वही करेगी जो ये धमकी दे रही है। धड़ एक जगह फेंका, सिर एक जगह फेंका और फिर छोटे वाले बेटे ने कहा कि 4 महीने से इसकी उंगलियों पर हम लोग नाच रहे हैं, इसकी उंगलियां भी काट देते हैं। और छोटे बेटे ने फिर उसी कुल्हाड़ी से इसकी बाएं हाथ की उंगली, दाहिने हाथ की उंगली और अंगूठा वो दोनों भी काट दिया। पुलिस ने तमाम प्रयास करने के बाद जब ये महिला की हत्या हुई थी, महिला अपराधों के लिए आप जानते हैं बहुत सीरियस है इस समय पुलिस, तो अंकुर अग्रवाल साहब ने हत्या आरोपियों पर 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी कर दी थी। पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल
ने बाद में जब इसका खुलासा हुआ तो ये बताया भी कि अवैध संबंधों के कारण इस महिला की हत्या हुई है। लेकिन 25,000 रुपये इनाम घोषित करने की वजह से नहीं, वैसे भी बहुत जल्दी एक टीम ने इस घटना का खुलासा कर दिया। जेल भेजे गए महिला की हत्या में उसके पति राम कुमार, बड़ा बेटा, छोटा बेटा और भतीजा, ये चारों ही जेल भेज दिए गए। सूरज प्रकाश, ब्रिजेश, उदय भान और राम कुमार। आज की घटना देखिए, खुद की उम्र 45 साल, नई पत्नी 25 साल, उसको शादी करके आप घर ले आए। कारण बहुत से गिनाए, सब खाने की दिक्कत हो रही थी, फलाना हो रहा था, खाने के लिए झगड़ा हो रहा था, खाना कौन बनाएगा, इसको लेके दोनों लड़कों में मारपीट तक हो जाती थी। कारण बहुत गिनाए और घर में वो तब ले आए जबकि इसी उम्र के 2 बच्चे, 2 लड़के घर में थे और दोनों की शादी नहीं हुई थी। 21 साल और 19 साल के ये दोनों लड़के उसी घर में थे जहां पर वो 25 साल की युवती को ब्याह कर ले आया था। तो अब जब एक ही घर में इस तरह से ये रहेंगे तो ये सब होना ही था जो हुआ। मैं कम से कम 100 घटनाओं में ये बता चुका हूँ कि घर में यदि बच्ची या महिला है तो किसी भी गैर मर्द की एक्सेस नहीं होनी चाहिए या कंट्रोल्ड एक्सेस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक्सेस का सवाल ही नहीं, घर ही में पहले से मौजूद हैं। और जो बाप ने कारण बताया था वो ये कि साहब इनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं था, खाना बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम ले आए हैं। तो ऐसे में वो उस नई पत्नी को अलग भी नहीं रख सकता था। अब आप सोचिए कि बारूद और आग आप एक ही जगह रखेंगे तो ये सब कुछ होगा जो इस घटना में हुआ। अब पति, दोनों बेटे और एक भतीजा जेल में है। जल्दी बाहर आएंगे इसकी संभावना बहुत कम है। नई पत्नी जान से गई। ऐसी भी क्या जल्दी थी राम कुमार को कि इतनी जल्दी एक नई पत्नी या एक नया विवाह उन्होंने कर लिया। बच्चों की शादी कर देते, बड़े बेटे की शादी कर देते, बहू आती तो खाने पीने की दिक्कत खत्म हो जाती, छोटे की भी कर देते, फिर जिसको चाहते उसको ले आते, चाहे जो उम्र हो, चाहे जिस तरह की वो चाहते थे महिला। अगर बहुएं आ जाती तो कम से कम निगरानी करने वाला भी घर में होता और घर के सारे कलह खत्म हो जाते। लेकिन राम कुमार की मति मारी गई थी। बहुत ही अदूरदर्शी निर्णय था राम कुमार का। लड़कों से कहा था कि ये माँ है और इसको माँ का पूरा सम्मान मिलना चाहिए। लड़के भी, दोनों लड़के भी उसको मम्मी ही कहते थे। राम कुमार के मन में शायद ये रहा होगा कि लड़के मम्मी कहते हैं तो पूरा आदर सम्मान करेंगे, पर ये ध्यान नहीं दिया कि दोष उम्र का है या दोष उम्र का होता है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने आज से बहुत साल पहले, 50 साल पहले इसी उम्र के सिलसिले में एक शब्द ईजाद किया था, गदह पचीसी, यानी पशुवत व्यवहार करने वाली उम्र, जिसमें रिश्तों का, सामाजिक रिश्तों का कोई महत्व या कोई मायने नहीं रखते, मायने सिर्फ उम्र रखती है। अब ये किस उपन्यास में उन्होंने कहा, किस सिलसिले में कहा, D.K. ओहा भाई हमारे, इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के साहित्य पे बहुत शोध किया है। मैं उनसे कहूँगा कि ढूंढ कर निकालें कि किस परिप्रेक्ष्य में ये जो गदह पचीसी शब्द, बाद में ये मुहावरा बन गया और फिर बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, तो भाई D.K. ओहा ही बताएंगे कि किस उपन्यास में, किस सिलसिले में इस उम्र के इस पड़ाव को
गदह मतलब उम्र के इस पड़ाव पे, चाहे वो लड़के की हो चाहे लड़की की हो, गदह पचीसी की संज्ञा दी गई थी। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि इस उम्र में महिला और पुरुष के बीच में पर्याप्त दूरी रखी जाए, और ख़ासकर ऐसा घर के वातावरण में इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए, और इन पर नज़र रखने वाला भी कोई न कोई घर में मौजूद हो। अगर नहीं है तो इन्हें पर्याप्त दूरी में अलग अलग रखा जाना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।